एवरीवन, मैं श्रेया फ्रॉम माइटी मैगपाई। आज का हमारा सबसे पहला एपिसोड है माइटी लीडर स्टोरीज का। और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हमारे बीच एक बहुत प्रेस्टिजियस मेहमान है जो कि है डॉक्टर राकेश चंद्र कनोजिया जी। ये सिर्फ फाउंडर ही नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है जयराम हॉस्पिटल के। जयराम हॉस्पिटल उत्तर महाराष्ट्र का एकमेव ऐसा हॉस्पिटल है जो पिछले 40 सालों से हर महीने के 1 से 4 तारीख में फ्री में जयपुर फूड देता है और आज तक हजारों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। तो आज हम डॉक्टर कनोजिया जी से उनके सफर के बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर कनोजिया जी, आप प्लीज बताइए आपने आपकी करियर की शुरुआत कैसे की? मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ। इट इज़ फेमस फॉर परफ्यूम अतर। ओके। हमने MS 1980 में कानपुर से किया। उसके बाद HL में एज ए आर्थोपेडिक सर्जन 81 में ज्वाइन किया। क्या बात। 4 साल सर्विस करने के बाद फिर हमने बाहर जाने का सोचा, लेकिन वहाँ पे हमारे HL के एम्प्लॉइज़ एंड ऑफिसर्स बोले रिजाइन मत करो। बट हमने बोला उनको कि ये हमारा करियर नहीं है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। तब उन लोगों ने बोला कि आप प्रैक्टिस यहीं शुरू करो तो आप हमको अवेलेबल रहेंगे। उनका इतना प्यार था। तो उसी समय डॉक्टर काकतकर जो कि हमारे पास एज ए कंसल्टेंट आते थे, उनसे हमारी फैमिली रिलेशंस हो गए। उनसे बात की तो उन्होंने बोला सही है, यहीं प्रैक्टिस शुरू करो और हम है ना। इस तरह से हमने रिजाइन करके 1985 में नासिक रोड में प्रैक्टिस शुरू की। उसके बाद में पहले हमारे पास सिर्फ एक्सीडेंट हॉस्पिटल था, ट्रॉमा। बट उसके बाद में हमने पाया कि मल्टीपल इंजरीज करके आते हैं, हाई एनर्जी करके। उनको एब्डोमेन में भी इंजरी है, सर में भी इंजरी है, कुछ लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम है। उसके लिए ICU की ज़रूरत थी। इसलिए हमने फिर ICU शुरू किया, जो कि नासिक रोड एंड एरिया का पहला ICU था। अच्छा। हाँ। फिर हमारे पास प्रॉब्लम आया, 300 एक्सरे मशीन नहीं थी, छोटी मशीन थी सब जगह, पेशेंट को नासिक भेजना पड़ता था। तो हम पहले उस समय तो पहला हम 300 मशीन लेके आए नासिक रोड में। ये कौन से साल की बात है? ये है 86-87 1986। हाँ। ओके। उसके बाद में फिर CT स्कैन के लिए जो है नासिक जाना पड़ता था। देन वी ब्रॉट फर्स्ट CT स्कैन ऑफ द नासिक रोड एंड अराउंड एरिया। फिर चूँकि जनरल हॉस्पिटल था, बाकी पेशेंट भी एडमिट होते थे, तो सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ी। तो वी ब्रॉट द फर्स्ट सोनोग्राफी इन दिस एरिया। इस तरह से हमने अपना करियर शुरू किया। ड्यूरिंग माई दिस करियर हमने रिहेबिलिटेशन का पोस्ट ग्रेजुएशन बॉम्बे से किया, हाजी अली से। वहाँ पे हमने पाया कि जो लोग को जयपुर फूड मिलता है उनको 2-2, 3-3 चक्कर लगाने पड़ते, 3-3 महीना लगता है। तो क्यों ना आपने यहाँ शुरू किया जाए। तो पहला कैंप हमने रोटरी क्लब की हेल्प से शुरू किया। फिर उसके बाद में तब से हम कंटिन्यू रख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होता था कि जयपुर फूड कैंप होता था कहीं भी, बाद में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आया तो कहाँ जाए, ऑर्गेनाइजर अलग, कैंप खत्म हो गया। राइट। तो फिर उसको परमानेंट फ़ायदा नहीं होता था। एक कैंप का फ़ायदा हो गया, फिर दूसरे कहाँ जाए, बस टेम्परेरी टेम्परेरी था। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को ये पाया कि उनको जयपुर फूड फिट नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या करते थे, जयपुर फूड रख देते थे किनारे, फिर वही क्रचेस से चलते। तो दोनों की मेहनत जाती थी। तो रिपेयर करने का कोई सेंटर नहीं था। तीसरी बात ये थी कि जब अगर 3 जगह कैंप हुआ तो लोग तीनों जगह जाते थे, एक ही आदमी, और कलेक्ट करता था कि उसको मालूम नहीं कि नेक्स्ट कैंप कब होगा। अच्छा। तो ये सोच के फिर हमने यहाँ पे एक परमानेंट सेंटर शुरू किया। और अभी तक मोर देन 9000 लोगों को हमने जयपुर फूड दिया है। और आफ्टर दैट काफ़ी लोगों को उन्होंने अपना करियर शुरू किया है। उसमें से हम आपको बताना चाहते हैं, एक ड्राइवर है जो ऑल इंडिया बेसिस पे ट्रक चलाता है। अच्छा। हाँ, इस तरह से। और काफ़ी लोगों को भला हुआ है। तो जयपुर फूड के लिए हमारा ये कंटिन्यू है। बहुत अच्छा आप नोबल कॉज कर रहे हो डॉक्टर जी। मतलब 9000 से ज़्यादा लोग आज आपके वजह से चल पा रहे हैं, आपके जयपुर फूड के वजह से
उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये जयपुर फुट जो है टीयर एंड वियर होता है, फुट है, हाँ जी, इसलिए उनको परमानेंट थ्रू आउट लाइफ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट का सुविधा करना ही पड़ता है। हम करते हैं। अच्छा, तो जयराम हॉस्पिटल इतना अच्छा इनिशिएटिव कर रहा है, मतलब सिर्फ जयपुर फूड दे नहीं रहा है, बट देन उसे ऑल लाइफ टाइम मेंटेन भी करने का हाँ, इनिशिएटिव क्योंकि ये तो टीयर एंड वियर होने वाला है, टेयर एंड वेयर है फिर वो कहा जाएंगे। आपको रिसेंटली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तरफ से जीवन गौरव सम्मान पत्र मिला है, तो आपको आपके करियर में कई प्रेस्टिजियस पोजीशंस पे आपने काम भी किया है, तो आप प्लीज आपके रोल्स, आपके एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताएंगे। मैं मेडिकल साइड में मैं आईएमए नासिक रोड का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। और इसके अलावा हमारे से पहले नासिक डिस्ट्रिक्ट में कोई भी आर्थोपेडिक एसोसिएशन नहीं था। तो आर्थोपेडिक नासिक डिस्ट्रिक्ट आर्थोपेडिक एसोसिएशन स्टार्टेड फ्रॉम माय हाउस। क्या बात। मैंने मीटिंग लेकर के एसोसिएशन शुरू किया एंड आई एम द फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ दैट नासिक डिस्ट्रिक्ट। और नासिक डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का मैं 4 बार प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। दैट ऑनर वाज गिवन बाय आवर मेंबर्स। और महाराष्ट्र स्टेट में मैं 3 साल एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रहा हूँ। इसके अलावा फिर महाराष्ट्र आर्थोपेडिक स्टेट का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो ये हमारे मेंबर्स ने हमको ये हमारे काम देख के या कुछ देख के सम्मान दिया है, मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लायंस क्लब का मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। और हम जिस कॉलोनी में रहते हैं उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस सर। जयराम हॉस्पिटल एक टीचिंग हॉस्पिटल भी है, तो ये टीचिंग के पीछे आपका क्या पर्पस और आइडिया था? एक्चुअली हम और डॉक्टर काकत सर बैठे हुए थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डोनेशन हर आदमी दे नहीं सकता है। दूसरा, हमारा अभी जो 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ ही नहीं जाना चाहिए। दैट शुड बी ट्रांसमिटेड टू न्यू जनरेशन। इसलिए हम लोगों ने टीचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने का आइडिया बनाया। और उसके लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत मेहनत करनी पड़ती, इतनी जल्दी रिकग्नाइज नहीं होता है। तो द पर्पज़ वाज दैट। और अभी हमारे कम से कम 400 या 500 स्टूडेंट्स पास होकर के पूरे महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड सम ऑफ देम आर वेरी लीडिंग प्रैक्टिशनर्स। तो स्टार्ट करने का पर्पज़ यही था। हमने कभी डोनेशन लिया नहीं, अभी तो नीट शुरू हो गई है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग व्हेन इट वाज डोनेशन इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वी हैव नेवर टेकन एनी डोनेशन। अपने आपके जर्नी में कहीं ज्यादा मुख्य चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, ऑफ कोर्स किए होंगे, तो आपने उन्हें कैसे ओवरकम किया? प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहला चैलेंज तो जर्नी का ये था जगह मिलना, हॉस्पिटल रेंट पे, क्योंकि अननोन आदमी को जिसका कुछ भी बेस नहीं है देना बहुत मुश्किल था। ये कब की आप बात कर ये मैं 85 की बात कर रहा हूँ। 1985। हाँ, और मैं बता रहा हूँ कि जिस हॉस्पिटल में पहले हमने काम किया तो उसके लिए डॉक्टर काकतकर ने गारंटी ली, तब हमको वो किराए पे मिला। अच्छा। इसके अलावा हमने एक घर ढूंढ के रखा था, बात हो गई थी, सब होने के बाद में रेंट देने में उन्होंने मना कर दिया रेंट पे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि आप नासिक से भी नहीं थे। नासिक से भी नहीं थे। तब हमारी हेल्प के लिए आए एक विजय लालवानी। अच्छा। उन्होंने उनको बोला कि अगर ये घर खाली नहीं करेंगे तो हम आपको नया घर दे देंगे, तब हमको किराए पे घर मिला। इसके अलावा जिस हॉस्पिटल में भी हम रहते थे तो उनके फिर जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ा वैसे वैसे उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ते गए। सही बात है। तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू मीट दी चैलेंजेस। हर चीज़ लोन पे थी, इंस्टॉलमेंट देना भी मुश्किल होता था।
एक टाइम ऐसा आया कि मैं एक इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, बट डॉक्टर काकतकर हु इज़ माई मेंटर एंड गाइड, उन्होंने हमको बिना बताए वो हफ्ता भर दिया। तो इस तरह के चैलेंजेस। दूसरा, ये कंसल्टिंग प्रैक्टिस फुल टाइम की एक नया कंसेप्ट था नासिक रोड में। तो हमारा फीस सिर्फ 30 रुपये होता था कंसल्टिंग, फिर भी पेशेंट बोलता था 30 रुपये में आप हमको ये 2 रुपये 5 पैसे का पेपर दे रहे हो, 5 रुपये में तो हमको जो है मेडिसिन भी मिलती है। बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट जनरल प्रैक्टिशनर, तो एक कंसेप्ट नहीं था। तो इस तरह के बहुत चैलेंजेस फेस किए, बट हमारे गाइड और मेंटर उन्होंने बोला कीप पेशेंस। हमने कोई भी अनइथिकल काम नहीं किया, अननेसरली ऑपरेशन नहीं किया, अननेसरली एक्सरे नहीं निकाला। और इस तरह से तो पेशेंस से धीरे धीरे ऊपर वाले की मेहरबानी से, बड़ों के इस आशीर्वाद से अभी हम इस स्टेज तक पहुँचे। मैंने ये भी सुना है कि जयराम हॉस्पिटल एक ह्यूमन टच हॉस्पिटल है, प्लीज आप उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, शुरू से हमारा ये कंसेप्ट था कि कीप ह्यूमन टच, और उसके बारे में भी डॉक्टर काकतकर सर को बॉम्बे के एक डॉक्टर ने बताया था, नेवर फॉरगेट ह्यूमन टच, व्हिच आई केप्ट इन माइंड। तो अभी अपने यहाँ कोई भी पेशेंट आता है तो हमारा मोटो है फर्स्ट सेव द लाइफ एंड लिम्ब। पैसे मत पूछो है कि नहीं है, कौन लाया है ये मत पूछो, रिक्शा वाला लाया उसको रोको मत कि तुम लाए हो कौन है, पहले उसका लाइफ और लिम्ब बचाने का। क्योंकि उस टाइम पे अगर थोड़ा टाइम गया पेपर वर्क में गया तो ही कैन लीव लूज, पैर जा सकता है, जान भी जा सकती है। इसलिए हमारे हर फाइल में लिखा है हॉस्पिटल ह्यूमन टच, जिससे कि हमारा स्टाफ भी उसको फॉलो करे। और हम सभी हैंडीकैप्ड पर्सन्स को फ्री ऑपरेट करते हैं। अच्छा, बस आप ही जैसे डॉक्टर्स के वजह से हमारा देश भी चल रहा है और दुनिया भी चल रही है, और इतना ज़्यादा भरोसा है हमें कि हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, क्योंकि वो जैसे कहते हैं कि डॉक्टर्स भगवान के बाद में डॉक्टर्स ही आते हैं। तो आज आपके साथ मिलने के बाद में वो समझ में आ रहा है कि ऐसे क्यों कहा जाता है। शुरू में बहुत प्रॉब्लम आई, अभी हमारे काफ़ी लोगों को पता लग गया है, तो दे आर आल्सो हेल्पिंग। जैसे किसी पेशेंट का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है, अच्छा, तो हम किसी को बोलते भाई मेडिसिन का आप दे दो, अनेस्थीसिया का दूसरे को बोलते हैं, बाकी हम कर देते हैं। ऐसे करके फिर कोई पेशेंट वापस नहीं जाता। डॉक्टर, अभी आप प्लीज कुछ आपके जयराम हॉस्पिटल के वर्किंग एंड मैनेजमेंट के बारे में हमें बताइए। वर्किंग के बारे में ऐसा है कि जो भी हमारा स्टाफ ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं यू हैव ज्वाइन जयराम हॉस्पिटल, एंड देन वी टेक केयर ऑफ हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स आल्सो। तो इस वजह से हमारे पास मैक्सिमम स्टे जो है 35 इयर्स का है, एवरेज स्टे जो है 20 इयर्स ऑफ स्टाफ का है। 20 इयर्स एवरेज। और इसके अलावा हम क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है हम लेके आते हैं, और आजकल इक्विपमेंट्स दे आर वेरी कॉस्टली। हाँ, तो आई एम मैक्सिमम इन्वेस्टिंग इन अवर इक्विपमेंट्स, क्वालिटी और स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ। तो अभी तक मेरे पास कोई फार्म हाउस नहीं है, इसीलिए कि मैक्सिमम हमने इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट और मशीनरी में की, मशीन्स में किया है। फार्म हाउस नहीं है, बट आपके पास में हाई क्लास मशीनरी मशीन्स है पेशेंट्स के लिए, बिकॉज़ जयराम हॉस्पिटल इज अ पेशेंट ड्रिवन हॉस्पिटल। और चूँकि पेशेंट टू पर्सनल टू कंटेक्ट रहता है और ह्यूमन टच रखते हैं, तो हमारे पास पेशेंट जो है रिफर्ड पेशेंट बाय अदर पीपल आर ऑलमोस्ट नॉट कमिंग। हमारी जो भी प्रैक्टिस है 1 to 1 है, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को भेजता है। मतलब कि जयराम हॉस्पिटल में जैसे यूजुअली डॉक्टर्स हमें रेफर करते हैं कि आप ये वाले डॉक्टर के पास जाइए अगर आपको कुछ पैर में पेन है या कहीं जाना है का, तो पर आपके पास में जो पेशेंट्स आते हैं यूजुअली दे आर द पेशेंट्स रेफर्ड बाय पेशेंट, दे आर कमिंग डायरेक्टली, so they are people referred by people, and patients relatives
they bring the patient. The patients are coming from Bombay also. Oh my Patients are coming from Hyderabad. Patients are coming from Bihar. क्योंकि पेशेंट को जब लगता है यहाँ ठीक हो जाएगा तो दे कॉल देयर रिलेटिव्स। सर की तो मतलब बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। हाँ, Fan पूरा following नासिक बोल क्रॉस रहे हैं। करके लोग त्रंबकेश्वर सटाना से लोग भी आते हैं, बट दे आर ऑल बाई पर्सनल कंटेक्ट, वर्ड ऑफ माउथ आपका वर्ड बहुत ऑफ अच्छा है। माउथ आते हैं। अभी आप हमें बताइए कि जयराम हॉस्पिटल को लेके आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, स्पेशली इन एक्सपांडिंग सर्विसेज, या आप कोई नए हेल्थ केयर सर्विसेज आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो? एक्चुअली अभी हमारे पास कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी और हायर इक्विपमेंट्स उसके लिए जो लगते हैं और स्टाफ नहीं है, उसके लिए हमको पेशेंट्स को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भेजना पड़ता है, जो कि आई थिंक पब्लिक को मालूम है कि इट बिकम्स वेरी कॉस्टली। हमारा फ्यूचर प्लान है कि ऑल दोज फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ कम से कम 50% प्राइस में अवेलेबल कराना है उनको। वो हमारा प्लान है। कहीं से थोड़ा सा करके इफ़ आई एम सक्सेसफुल, इट विल बी माई प्लेजर। आप जरूर होने वाले हो। हाँ, इतने सारे लोगों की दुआएं हैं आपके पीछे, तो ये तो जरूर आपका बहुत जल्द होने वाला है। अभी आपने इतनी सारी हमें बातें बताई, इससे तो मैं समझ गई कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। तो अभी हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि आप आपके इतने बिजी शेड्यूल में आप आपके पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? जी, हमारा दिन शुरू होता है सुबह चाय 5:30-6 बजे, उसके बाद में 1-1.5 घंटे जिम डेली। आप जिम भी जाते हो? हाँ, घर में बनाया हुआ है जी। अरे वाह, क्या ट्रेनर home gym आता है। हाँ, और उसके बाद में ऑपरेशन रहता है। 8 बजे से शुरू करते हैं 11-12 बजे तक वो, उसके बाद में हमारा ओपीडी शुरू होता है। फिर रात के 8 बजे तक, 8-9 बजे तक हमारा चालू रहता है सब काम। बट देन ये एक पर्टिकुलर डेज के लिए ही है। जब काम करता हूँ तो पूरी तरह सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं। तो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे जो है रिचार्ज होने के लिए रखता हूँ। उस समय घर में रहता हूँ, चेस, कैरम एंड कार्ड्स वगैरह मिसेस के साथ में। एंड साल में 1 या 2 बार बाहर की ट्रिप करता हूँ, और हर 6 महीने में, 4 महीने में इंडिया की ट्रिप करता हूँ, जिससे कि बैलेंस रहता है। एंड देन यू बिकम रिचार्ज, बट वाइल वर्किंग बैलेंस और घर भी बैलेंस। हाँ, और अगर हेल्थ बराबर नहीं रहा तो आप कुछ नहीं कर आप सकते। कुछ नहीं कर सकते, सही बात है। तो उसको हमको बैलेंस करना ही है। इसलिए वर्क के बाद में एक्सरसाइज एंड एन एंटरटेनमेंट, ऐसा करके हम बैलेंस करते हैं। ये कितना अच्छा आपका रूटीन है डॉक्टर, ये जान के बहुत अच्छा लगा। वरना आज भी इनफैक्ट मेरे भी जैसे जो लोग हैं वो बहाना ढूंढते हैं वर्कआउट ना करने के, कह के कि हमारे पास वक्त नहीं है। बट आज जब मैं आपके साथ इतना देर से बात कर रही हूँ, मुझे जब पता चला कि आप इतने ज़्यादा बिजी रहते हो, आप इतना ज़्यादा घूमते हो, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप कर रहे हो, और उसके साथ ही आप खुद की हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो, एंड प्लस आप फैमिली को भी उतना ही टाइम दे रहे हो, जो कि काबिले तारीफ है। वेरी नाइस। तो डॉक्टर कनौजिया जी, क्या आपको आपके लाइफ में कोई मेंटर्स मिले हैं? और अगर मिले होंगे तो मेंटर्स क्यों होने चाहिए हमारे लाइफ में, उनका इम्पोर्टेंस क्या है? प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली हमारे लाइफ में हमारे मेंटर डॉक्टर काकतकर मिले हमको। हाँ, और उनकी वजह से हमको बहुत गाइडेंस मिली। जैसे कि उन्होंने बोला कि ह्यूमन टच, कोई भी अननेसेसरली एक काम नहीं करने का, और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है यू शुड बी द फर्स्ट टू टेल द पेशेंट्स। इस तरह की उनकी गाइडेंस की वजह से आज हम उस पे पहुँचे हैं, और आज भी हम उनसे गाइडेंस लेते हैं। आज भी आप लेते हैं? हाँ, और he was not only mentor only, he was a very like local guardian. He has helped me in getting the loan, in getting the place, और उनकी वजह से ही हमको लगता है कि हम आज इस पोजीशन में पहुँचे हैं। तो हम सब क्रेडिट
अपने मेंटर को देते हैं, क्योंकि इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट यू डोंट नो व्हाट टू डू, तो आप किधर की उधर भी चले जाते हैं. he was your guiding star गाइडिंग स्टार and now he is. यस, नाउ ही इज स्टिल देयर. और मेंटर क्यों चाहिए? क्योंकि आप शुरू में जानते नहीं किस रास्ते पे जाए, कैसे जाए. बट मेंटर के टाइम पे आपको ये देखना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना कि गुरु चाहिए, बट गुरु घंटाल मिल गया तो आपको बहुत मुश्किल. तो चूजिंग ए पर्सन एज ए मेंटर, वन शुड बी वेरी केयरफुल. That is very crucial. हाँ, नहीं तो आप दूसरी जगह चले जाएंगे. तो आज हम जो भी है सब है तो हमारे गुरु जी की वजह से है, जिसको हम डॉक्टर काकतकर को मानते हैं. तो डॉक्टर कनौजिया जी, आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आने वाले जनरेशन के जो नए डॉक्टर्स हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यंग जनरेशन को मेरा एक ही मैसेज है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. हार्ड वर्क करना, ट्रिक्स एंड टिप्स से काम नहीं चलता. दूसरा मैसेज ये है कि इथिकल प्रैक्टिस करो और पेशेंस रखो, रिजल्ट जरूर मिलेगा. टू स्टे एट पिच इज मोर इम्पॉर्टेंट. रन बन जाएंगे, बट आपने शुरू से ही छक्के चौके मारने शुरू कर दिए तो आउट होने के चांसेस बहुत है. इसलिए कीप पेशेंस एंड यू विल बी सक्सेसफुल. हाँ, आजकल ये बहुत आ रहा है कि बाढ़ धाड़ बहुत हो रही है, डॉक्टर्स पे अटैक हो रहे हैं, पेशेंट उनके रिलेशन हो रहे हैं. तो माई पर्सनल व्यू इज़ दैट 99% ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से. पेशेंट और डॉक्टर के बीच में संवाद ही नहीं होता है ज़्यादा. अगर प्रॉपर संवाद रहे तो ऐसी घटनाएं जो है रिड्यूस हो सकती है और बच सकते हैं हम. तो हमारा फिर यही मैसेज है कि पेशेंट के साथ में आप बराबर संवाद रखो, तो ये प्रॉब्लम जो है आज जो सुनने को मिल रहा है, डॉक्टर्स ऊपर अटैक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो शायद नहीं होगा. और उसका एग्जाम्पल देने के लिए आप बता सकते हैं, विद गॉड ग्रेस जयराम हॉस्पिटल में अभी तक ऐसा हुआ नहीं. तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कनौजिया जी, हमारे साथ आपके वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए. नासिक में हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बेटर बनाने के लिए आपने जो सर्विसेज दी है वो वाकई ही बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है. तो लिसनर्स, आपका बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को देखने के लिए. हेल्दी रहे और अपना ध्यान रखें.